हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करेंगे केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की 9th वीडियो। इससे पहले हम 8 वीडियो कर चुके हैं और जो 8th वीडियो थी उसमें हमने एनवीएस पीजीटी दिसंबर 2022 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे 25, और उससे पहले वाली वीडियो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप इससे पहले वाली वीडियोज़ आप देख रहे होंगे। अगर नहीं देखी है तो ऊपर प्ले लिस्ट दी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको पहले वाली वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर इनिशिएटिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द कंट्री इन ईयर 1991। हमें पता है हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लाए गए थे और उसे लाने के कई रीजन थे। पहला रीजन क्या था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है पुअरली परफॉर्म कर रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सेकेंड रीजन था बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा वो एडवर्स कंडीशन में चल रहा था, यानी कि हमारे पास जो है फॉरेन रिजर्व बहुत कम टाइम के लिए रह गया था, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट बिल्कुल कम था। ओके, बेसिकली उस टाइम हमारी इकॉनमी इतनी ओपन भी नहीं थी। तीसरा रीज़न था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी चली हुई थी। तो ये 4 बेसिकली मेन रीज़न थे। इसके अलावा एक और काम हो गया, वो ये हुआ कि गल्फ वॉर छिड़ गई 1991 में। एक्चुअली हुआ क्या था, इराक ने उस टाइम कुवैत पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब उससे हुआ क्या, उससे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से, जो कि हमारा इंपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब क्योंकि ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, यानी कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया और हमारे पास फॉरेन रिजर्व पहले ही बहुत कम मात्रा में था। तो इस टाइम पे हमें रिफॉर्म्स लेके आने पड़े थे। तो ये रीज़न थे 1991 के रिफॉर्म्स के। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करें, इंडिया वाज फेसिंग ह्यूज फिस्कल डेफिसिट, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा था। इंडिया हैड एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ये भी बिल्कुल सही है कि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन थी वो एडवर्स थी। द राइज इन द प्राइस ऑफ सेवरल एसेंशियल कमोडिटी, इन्फ्लेशन चल रहा था, ये मैंने आपको बताया, यानी कि प्राइस जो है राइज हो गए थे एसेंशियल कमोडिटी के। चौथे नंबर पे सडन फॉल इन सेंसेक्स। सेंसेक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये रीजन नहीं था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग अ सीरीज ऑफ सैलरी और वेजेस और इनकम अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस चेंज टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ रियल सैलरी वेज और इनकम इज कॉल्ड डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। देखिए, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर की पूरी इन्होंने उठा के सीधा डेफिनेशन दे दी है। हम इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं रियल वेजेस का, रियल वेजेस का इंडेक्स नंबर निकाला जाता है रियल वेज ऑफ करंट ईयर अपॉन में रियल वेज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई विद 100। तो ये बात बिल्कुल सही है। सैलरी और वेजेस या फिर कह लीजिए इनकम को करंट प्राइस के हिसाब से चेंज करना, क्या निकालने के लिए, रियल सैलरी वेजेस या फिर इनकम निकालने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी असर्शन जो है इसका वो बिल्कुल ठीक है। इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या होता है कि किसी वेरिएबल या वेरिएबल्स में किसी पीरियड ऑफ टाइम में कितना डिफरेंस आया है या फिर कह लीजिए कितना चेंज आया है, उसे हम इंडेक्स नंबर से ही मापते हैं। और ये जो चेंज होता है ये रिलेटिव चेंज होता है। अब ये किसी पीरियड ऑफ टाइम की वजह से भी हो सकता है, पीरियड ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, ये भी इंडेक्स नंबर की ही डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ओके, ये असर्शन भी ठीक है, ये रीजन भी ठीक है, लेकिन ये इस असर्शन का रीजन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए एंड आर आर बोथ करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, आईएमएफ रिपोर्ट, यूएनडीपी रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या ब्रिटलैंड के द्वारा। देखिए हुआ क्या था, 1983 में एक कमीशन बना जिसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। ये कमीशन बनाया गया था 1983 में, जिसके चेयरमैन थी GH ब्रुटलैंड, ये इसकी चेयरमैन थी। ठीक है, ये एक लेडी थी और ये इसकी चेयरमैन थी। तो इन्होंने क्या किया, 1987 में इस कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश करी, जिस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। और इसी रिपोर्ट में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन दी थी, और उस डेफिनेशन का क्या कहना था कि हम जो अपनी प्रेजेंट नीड है उसको फुलफिल करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द
एबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, यानी कि फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी कम ना हो अपनी नीड फुलफिल करने की, यानी कि हमें अपनी नीड जो है इस हिसाब से फुलफिल करनी चाहिए, यानी रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे रह सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में, जिसे हम कहते हैं और कॉमन फ्यूचर या फिर कह दीजिए ब्रिटलैंड रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द वेज गुड्स मॉडल ऑफ प्लानिंग, इनमें से किसने वेज गुड्स मॉडल ऑफ प्लानिंग डेवलप किया था? तो इसका आंसर है CN वकील एंड PR ब्रह्मानंद। इन्होंने क्या कहा था कि जो डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्रॉब्लम चल रही है ना, पॉवर्टी की एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं पर आपकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो है या तो जीरो है या जीरो के इक्वल आसपास है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी वहां जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप उस एरिया में काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी एरिया में आप 5 ही लोगों की जरूरत है लेकिन वहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 2 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अगर वो चाहे वहाँ काम नहीं भी कर रहे होते तो भी हमें अप्रोक्सीमेटली इतना ही आउटपुट मिलने वाला था, आउटपुट में ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला था। तो इनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी या तो जीरो होती है या जीरो के आसपास होती है, ठीक है। तो वो होते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल। तो वेज गुड मॉडल जो वकील एंड ब्रह्मानंद ने दिया था, इन्होंने कहा था पॉवर्टी और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। और इनको दूर कैसे किया जा सकता है? जब हम वेज गुड्स को इंक्रीज कर दें। वेज गुड्स किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए सीरियल्स हो गए, यानी कि फूड ग्रेन्स हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, कॉफ़ी, टी, एडिबल ऑयल। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोडक्शन अगर बढ़ा दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं? पॉवर्टी और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। ये कहना था वेज गुड मॉडल का। इन्होंने कहा था जो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयड पीपल हैं इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। इसे हटाने से क्या होगा? ये लोग यहाँ से तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो जो वेज गुड कम होगा, इस कम गुड वेज गुड को कैसे पूरा किया जा सकता है कि ये लोग ऐसी कैपिटल की डेवलपमेंट में काम करें जो कैपिटल दोबारा से वेज गुड प्रोडक्शन में यूज की जा सके। इस तरह से एक साइकिल चल जाएगा कि ये जो लोग जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हैं ये वो कैपिटल प्रोड्यूस करेंगे जिससे वेज गुड बढ़ाई जा सके। इससे क्या होगा? वो कैपिटल वेज गुड प्रोडक्शन में यूज होगी और उस वेज गुड का यूज क्या कर सकते हैं? वर्कर्स के लिए किया जा सकता है, यानी कि फूड ग्रेन प्रोवाइड करा सकते हैं उनको, हम मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं, टी प्रोवाइड कर सकते हैं, एडिबल ऑयल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? पॉवर्टी भी कम होगी और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ गिफन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी। देखिए हमें पता है गिफन गुड के केस में क्या होता है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जाता है गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो गिफन गुड के केस में डिमांड कर्व जो होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट होगी, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व के हेल्प से हम इनमें से क्या इवेल्युएट कर सकते हैं? द अलोकेटिव एंड टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ मार्केट, द डिग्री ऑफ इक्विटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, द इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट प्राइसेस एंड क्वांटिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, या फिर द कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखिए लॉरेंज कर्व का यूज करते हैं हम इक्वालिटी को जानने के लिए। लॉरेंज कर्व का अगर हम डायग्राम देखें तो ये ऐसे होता है, ये होती है हमारी इक्वालिटी लाइन। इक्वालिटी लाइन का क्या मतलब है? इस एक्स एक्सिस पे आती है हमारी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, ओके, और यहाँ वाई एक्सिस पे आती है परसेंटेज ऑफ इनकम। तो ये इक्वालिटी लाइन हमें क्या बता रही है कि जब 20% पॉपुलेशन जो है उसके पास 20% इनकम है किसी इकोनॉमी में, 40% जो पॉपुलेशन है उसके पास 40% ही इनकम है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में क्या है? इक्वालिटी चली हुई है, ओके। ये हमारी लॉरेंज कर्व, ओके। तो ये लॉरेंज कर्व जितनी ज़्यादा बैंड होगी इकोनॉमी में उतनी ही इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि 40% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 11.1% ही इनकम है, और यहाँ आप देख सकते हैं 80% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 40% इनकम है, यानी कि किसी कंट्री की 80% पॉपुलेशन सिर्फ 40% इनकम या वेल्थ पे कब्जा करे हुए है, जब बचा हुआ 60% है वो 20% पॉपुलेशन के पास है, यानी कि 20% जो रिच पीपल हैं उन्होंने 60% इनकम पे कब्जा किया हुआ है किसी कंट्री की, ठीक है। तो इनइक्वालिटी बताने के लिए हम लॉरेंज कर्व का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इनमें से कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेंट नहीं है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है कि प्राइस के चेंज आने से सप्लाई में चेंज
आना, ठीक है। इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आएगा, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है प्राइस के इंक्रीज होने से, तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है। वहीं पे अगर प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड, यानी कि एडिशनल यूनिट ऑफ गुड बनाने में हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा आएगा तो उससे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो कम होती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रोल होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। नेचर ऑफ कमोडिटी, देखिए अगर जो गुड है वो पेरिशेबल गुड है, ठीक है, जैसे कि आप वेजिटेबल्स की बात कर लीजिए जिसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होगी इसकी। अगर किसी गुड्स को स्टोर रख किया जा सकता है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नेचर और कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तीसरा है टाइम पीरियड, अगर किसी प्रोड्यूसर को ज़्यादा टाइम मिलेगा तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो टाइम पीरियड का भी रोल इसमें होता है। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हैविंग द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, 20 पॉइंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। देखिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1978 में लॉन्च किया गया था, 1980 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था और 1999 में ये बंद हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस 5 अदर स्कीम्स को मिला दिया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। तो ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया, 1978 में, इम्प्लीमेंट किया गया 1980 में और 1999 तक ये चला था। एक्चुअली इस प्रोग्राम का काम क्या था कि रूरल पीपल्स को एडिशनल इनकम जनरेट करने में हेल्प करना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 5 अदर स्कीम्स के साथ इसको मर्ज कर दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। उसके बाद अगर हम बात करें 20 पॉइंट प्रोग्राम की, 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में। उसके बाद इसे बहुत बार चेंज किया गया, 1982 में इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, 1986 में हुआ, फिर उसके बाद 2006 में हुआ था। बेसिकली इसमें था क्या, इसमें 20 पॉइंट्स थे जिस पे गवर्नमेंट ने काम करना था, जैसे कि रूरल पॉवर्टी को कम करना, हाउसिंग प्रोवाइड करना सबको, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, 2 चाइल्ड नॉर्म को इम्प्लीमेंट करना। तो ऐसे करके 20 पॉइंट्स प्रोग्राम्स रखे गए थे जिन पे गवर्नमेंट ने काम करना था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान में आया था। तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो कौन से प्लानिंग पीरियड में आया था। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया था तो किसकी गवर्नमेंट थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया था। अब बात आती है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। एक्चुअली ये आज़ादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो कि 1952 में आया था। तो इसका ईयर कौन सा था, 1952। 20 पॉइंट प्रोग्राम आए थे 1975 में और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1978 में। अगर हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात करें, जो मनरेगा है जिसका पहले नाम क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो ये मनरेगा एक्ट जो आया था वो 25 अगस्त 2005 को आया था, जबकि ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2006 में और अप्रैल 2008 तक ये इंडिया के हर रूरल एरिया में पहुंच गया था, यानी कि इंडिया के हर रूरल एरिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया था मनरेगा को बाय अप्रैल 2008 तक। तो अगर हम ईयर की बात करें, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है 1978 में, 20 पॉइंट प्रोग्राम आता है 1975 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है 1952 में और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आता है 2005 में। तो सबसे पहले हमारे पास आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सी सबसे पहले आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब हमारे पास बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। फिर 1952 के बाद बारी आई 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम की, यानी कि ऑप्शन बी सेकंड नंबर पे है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू। देखिए हमें पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी दी गई थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, उसके बाद प्रायोरिटी दी गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, उसके बाद प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल दोनों को। तो अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first woman and first African Director General of the WTO in the year 2021। यहाँ पे मैंने उनकी पिक्चर भी दी हुई है। तो ये फर्स्ट वुमेन है एंड फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल है WTO की।
जो कि 2021 में बनी है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। इन्हें डॉक्टर ओकोंजो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नगोजी ओकोंजो इवेला जो है हमारे WTO की पहली अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेमेंट ऑफ ए डिविडेंड बाय एन इंडियन कंपनी टू ए फॉरेन स्टेक होल्डर रिप्रेजेंट इन द बैलेंस पेमेंट एज। देखिए हमें पता है जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो किस में आती हैं? कैपिटल अकाउंट में आती हैं, ओके। पर इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो किस में आती है? वो करंट अकाउंट में आती है। तो ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड क्या है? एक तरह से इनकम है। अब वो इनकम अगर इंडिया में आ रही है तो वो इंडिया के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, और वो अगर इंडिया से इनकम बाहर जा रही है तो वो इंडिया के करंट अकाउंट में डेबिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन कंपनी फॉरेन स्टेक होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा? यानी कि फॉरेन स्टेक होल्डर के पास पैसा जा रहा है, तो ये इनकम जो है बाहर जा रही है इंडिया से, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा करंट अकाउंट में, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि डेबिट इन द करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? देखिए जब हम +1 में आते हैं, +1 से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ना, वहीं पे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पता लग जाता है। तो आई थिंक इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द अल्टरनेटिव दैट हैज बीन सेक्रीफाइस, यानी कि वो अल्टरनेटिव होती है जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया फॉर प्रेजेंट वर्क। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। प्राइवेट गुड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? कि प्राइवेट गुड जो है वो राइवल भी होती है और एक्सक्लूडेबल भी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और गुड होती है जिसे हम कहते हैं मैरिड गुड। अब मैरिड गुड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और पब्लिक गुड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन मैरिड गुड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये राइवल एंड एक्सक्लूडेबल दोनों होती है, वैसे ही जैसे प्राइवेट गुड है हमारी। फिर मैरिड गुड कहते किसे हैं हम? मैरिड गुड वो गुड है जो गवर्नमेंट इसलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि अगर हमने मार्केट पे इस गुड को छोड़ दिया तो ये गुड अंडर कंज्यूम रहेगी और अंडर प्रोड्यूस रहेगी, ठीक है। यानी कि इसकी ना तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ना इसकी ज़्यादा कंजम्पशन होगी। ऐसी कौन सी गुड है? ऐसी गुड है हमारे एजुकेशन, ऐसी गुड है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसी गुड है हाउसिंग, ठीक है। यानी कि अगर हमने इसे मार्केट पे छोड़ दिया तो ये अंडर प्रोडक्शन रहेगी और अंडर कंज्यूमेबल रहेगी। जैसे कि मान लीजिए पुअर लोग जो हैं वो हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो लोग हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो क्या करेंगे? सड़क के किनारे पे सोएंगे या झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ? हाउसिंग जो है अंडर कंजम्पशन है। हेल्थ केयर जो है कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, तो इससे क्या होगा? अंडर कंजम्पशन रहेगी ये गुड्स और अंडर प्रोडक्शन भी रहेगी। आपको क्योंकि स्कूल में नहीं भेजेंगे तो यानी कि एनरोलमेंट कम रहेगी, और एनरोलमेंट कम रहेगी तो स्कूल कम खुलेंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है। अब मैरिड गुड की एक चीज याद रखिएगा, ये राइवल क्यों होती है? कि अगर किसी एक बंदे को हेल्थ केयर मिल रहा है तो इससे क्या होगा? कोई दूसरा बंदे को वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसे राइवल कहते हैं, ठीक है। हाउसिंग की अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन ने हाउस ऑक्यूपाइड कर लिया कि क्या हर कोई पर्सन उस हाउस को ऑक्यूपाई कर सकता है? नहीं, इसलिए ये राइवल होती हैं। एक्सक्लूडेबल किस लिए होती हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलरली पुअर के लिए बनाई जाती हैं, पर्टिकुलरली किसी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसीलिए ये गुड्स जो होती हैं वो एक्सक्लूडेबल होती हैं, ठीक है। अब एक और मैरिड गुड की खास बात है कि मैरिड गुड गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, साथ में प्राइवेट फर्म्स भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि यही चीज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग ये प्राइवेट फर्म भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन पब्लिक गुड जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो फिर पब्लिक गुड में क्या क्या चीज आ जाएगी? पब्लिक गुड में आ जाएगा नेशनल डिफेंस, ठीक है, जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सेक्शन के लिए नहीं होता, ये सारी पॉपुलेशन के लिए होता है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट, ये भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं होता, ये भी सारी पॉपुलेशन के लिए होता है। तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक गुड और मैरिड गुड में। तो यहाँ पे जो आंसर है वो पब्लिक गुड है, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इफ टू डिमांड कर्व्स आर लीनियर एंड पैरेलल टू ईच अदर देन एट पर्टिकुलर प्राइस द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी सेम ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर दो डिमांड कर्व हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और लीनियर है,
ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लीजिए ये पी प्राइस है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी कि इन दोनों डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी होगी उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, जब दो डिमांड कर्व एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो जो डिमांड कर्व ओरिजिन के पास होती है उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है दूसरी डिमांड कर्व से जो ओरिजिन से दूर होती है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इस डिमांड कर्व की ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। इसी तरह एक और सिचुएशन आती है जब दो डिमांड कर्व एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकलती हैं, ठीक है। ये दो डिमांड कर्व हैं और ये कोई प्राइस है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे इन दो डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो यानी इस पर्टिकुलर प्राइस पे इधर भी इलास्टिसिटी सेम होगी और इस पॉइंट पे भी इलास्टिसिटी सेम होगी, इन दोनों पॉइंट पे इनकी इलास्टिसिटी इक्वल होगी। लेकिन अगर डिमांड कर्व पैरेलल है तो पैरेलल में जो डिमांड कर्व ओरिजिन के पास होगी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। ऑन ए लीनियर डिमांड कर्व ऑल द 5 फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी डिपिक्टेड। मान लीजिए हमारे पास एक ये लीनियर डिमांड कर्व है, ठीक है, इस पे 5 इलास्टिसिटी की हमारी फॉर्म डिपिक्ट की जा सकती हैं। ये है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, यहाँ पे होती है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे होती है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इधर होती है इलास्टिसिटी लेस देन 1 और इस पॉइंट पे होती है इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, याद रखिएगा। इफ टू डिमांड कर्व आर लीनियर एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी सेम ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम कह सकते हैं कि अगर दो डिमांड कर्व हैं, एक ये डिमांड कर्व और एक ये डिमांड कर्व, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी जो होगी वो सेम होगी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये भी बिल्कुल सही है, हम रिलेटिव प्राइस चेंज बताते हैं, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम जब निकालते हैं तो हम रिलेटिव चेंज की बात कर रहे हैं, ना कि एब्सोल्यूट चेंज की। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत है कि अगर कोई डिमांड कर्व दो जो है वो लीनियर है और एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे उन दोनों की इलास्टिसिटी सेम होगी, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडर रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस इन करेंसी फ्लक्चुएशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जब ट्रेडर जो है करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क को कम करता है तो उसे हम हैजिंग कहते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा, ठीक है, आप एक तरफ उस शेयर को बाय कर रहे हैं मान लीजिए $35 से, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसका प्राइस आगे बढ़े, लेकिन उसका प्राइस हो गया $25। अब आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा नुकसान ना हो, तो आप एक पुट ऑप्शन परचेज कर लेते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि अगर इसका प्राइस $20 से नीचे गया तो ये शेयर जो है ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने वो रिस्क कवर कर लिया जो अगर ये प्राइस जो है इसका $20 से नीचे चला गया तो आपने एक तरह से अपने रिस्क को कम कर लिया, ठीक है। तो ट्रेडर रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस इन करेंसी फ्लक्चुएशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हैजिंग। आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज में होता है आप एक मार्केट में किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या करेंसी को खरीद रहे हैं और साइमल्टेनियसली उस करेंसी या प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में सेल कर रहे हैं, वो आर्बिट्रेज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the supply of a commodity does not change at all irrespective of any change in its prices, what will be the elasticity of supply curve। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चाहे कितना भी प्राइस चेंज हो जाए, चाहे प्राइस ये है चाहे प्राइस ये है, हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाई है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व क्या होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोजिशन ऑफ एन इम्पोर्ट टैरिफ बाय लार्ज नेशन, यानी कि कोई एक बड़ा नेशन अगर इम्पोर्ट टैरिफ लगाता है तो इससे क्या होता है, यूजली इम्प्रूव द नेशंस टर्म ऑफ ट्रेड बट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इससे क्या होता है, उस नेशन की टर्म ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर आपने इम्पोर्ट टैरिफ लगाया है तो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट जो है हमारे महंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा इम्पोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट उतना ही है, ठीक है। जब इंपोर्ट कम हो गया एक्सपोर्ट इतना ही है तो एक तरह से टोटल ट्रेड की वॉल्यूम जो है वो क्या हो गई, कम हो गई हमारी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर ऑफ इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट गेव द कैनन ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, कैनन ऑफ टैक्सेशन हमें दिया था एडम स्मिथ ने और कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें दिया था फिंडले ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन 3 है। कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, किस किस प्रिंसिपल पे बेस हमें टैक्स लगाना चाहिए, और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए। देखिए, टैक्सेशन के प्रिंसिपल जो एडम स्मिथ ने दिए थे, उन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया था कैनन ऑफ इक्विटी, ठीक है, यानी कि जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे होना चाहिए, यानी कि आप
ये देखेंगे कि पुअर पीपल कितना अफोर्ड कर सकते हैं और रिच कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये टैक्स जो है वो एक तरह से प्रोग्रेसिव होना चाहिए ताकि बर्डन जो है सब पे इक्वल आए। ओके, यानी पुअर पीपल जो है कम टैक्स भरें और जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा टैक्स भरें। तो उनकी एबिलिटी टू पे के हिसाब से ही हमें टैक्स लगाना चाहिए ताकि उन पे जो बर्डन है वो इक्वल आए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कैनन ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट इन्होंने प्रिंसिपल दिया था या फिर कह लीजिए कैनन दिया था, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। यानी कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं या फिर हमारे टैक्स कलेक्टर जो अथॉरिटी है उन्हें एक तरह से सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कि टाइम ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए कि कब टैक्स भरना है, मैनर ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए किस तरीके से टैक्स भरना है, और क्वांटिटी ऑफ टैक्स पता होनी चाहिए कि कितना टैक्स भरना है। तो ये क्लैरिटी उनको होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे, गवर्नमेंट को सर्टेन रहे कि इस मंथ में हमें इतना टैक्स कलेक्शन आने वाला है। नेक्स्ट कैनन जो उन्होंने दिया था वो था कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि टैक्स कलेक्ट करने का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टैक्स कलेक्ट करने में ही आपका बहुत खर्चा हो जाए। तो टैक्स कलेक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। और फोर्थ जो कैनन दिया था इन्होंने, कैनन ऑफ कन्वीनियंस दिया था, यानी कि टैक्स भरना जो है किसी को कन्वीनियंट होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उनको सोर्स से ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कि जो इनकम सोर्स है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट, आप कॉलेज में काम करते हैं तो आपके वहीं पे आपके इनकम टैक्स काट के ही अगर आपको सैलरी दी जा रही है तो उसे हम कहते हैं कि टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स। ठीक है, इससे क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स कलेक्ट करना इजी हो गया और आपके लिए भी इजी हो गया। आप पहले सैलरी लेते उसके बाद आप टैक्स भरने के लिए जाते तो वो कन्वीनियंट नहीं रहता। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस हमें कहता है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो कन्वीनियंट होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए भी और टैक्स पेयर के लिए भी। तो ये चार कैनन ऑफ टैक्सेशन दिए गए थे एडम स्मिथ के द्वारा, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इसके अलावा टैक्सेशन के 5 कैनन और दिए गए थे बेस्टेबल के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ ले जाते हैं। 5 कैनन दिए थे बेस्टेबल नहीं, यानी कि 5 प्रिंसिपल जो है टैक्सेशन के वो बेस्टेबल के द्वारा भी दिए गए थे। उन्हें हम कहते हैं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी एंड कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी। कई बार आपसे कैनन ये दे दिए जाते हैं या फिर कह लीजिए प्रिंसिपल के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि एडम स्मिथ ने इनमें से कौन सा कैनन दिया था। आपको 3 कैनन एडम स्मिथ के दे देंगे और एक इसमें से दे देंगे बेस्टेबल के। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा एडम स्मिथ का कैनन नहीं है, तो इनके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। एडम स्मिथ के कैनन कौन से थे? कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस। बेस्टेबल ने कौन कौन से कैनन दिए थे या फिर कह लीजिए प्रिंसिपल दिए थे? कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी एंड कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी। अब बात आती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स की, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर किस प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये कौन कौन से दिए गए थे फिनले के द्वारा? पहला था कैनन ऑफ बेनिफिट, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस हिसाब से होना चाहिए कि सोशल बेनिफिट हो सके उससे, यानी कि कॉमन पीपल को उससे बेनिफिट हो सके। दूसरा कैनन था कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो प्रोडक्टिव एफिशिएंट होना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये हमें कहता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। थर्ड कैनन दिया गया था कैनन ऑफ सैंक्शन, यानी कि जो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक अप्रूवल होना चाहिए उसका किसी प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा। यानी ऐसा नहीं है हर किसी को आपने पैसा खर्चने की अनुमति दे दी, उसका अप्रूवल रहना बहुत जरूरी है किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा या फिर कह लीजिए किसी प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा जिसके पास वो पावर हो, उससे अप्रूवल के बिना पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। और फोर्थ है कैनन ऑफ सरप्लस। कैनन ऑफ सरप्लस का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को बोरोविंग करके एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है गवर्नमेंट को डेफिसिट नहीं रखना चाहिए, गवर्नमेंट को सरप्लस में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कैनन फिनले के द्वारा दिए गए थे जिन्हें हम कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैनन ऑफ बेनिफिट, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सैंक्शन एंड कैनन ऑफ सरप्लस। तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर इंडिकेट द। देखिए डिबेंचर क्या होता है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है और उससे क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है। ठीक है, उस सिक्योरिटीज का क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो मेच्योर होगी और इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। उसमें पहले ही लिखा होता है, वो एक तरह से बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी तरह पे हमारी फर्म्स जो हैं वो भी सिक्योरिटीज इशू करती हैं जिन्हें हम डिबेंचर कहते हैं। तो ये एक तरह से बॉन्ड है, ठीक है, जिससे हमारी प्राइवेट फर्म को पैसा मिल जाता है विदाउट
एनी कोलैटरल, यानी उन्हें कोई कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है, वो पैसा कलेक्ट कर लेते हैं इन डिबेंचर के थ्रू। और ये यूजुअली जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए दी जाते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 10 ईयर होते हैं, और इसे ही हम लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ ए कंपनी। लॉन्ग टर्म ऑफ ए बोरोइंग ऑफ कंपनी जो है उससे हम डिबेंचर का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन लॉ ऑफ वेजेस इज रिलेटेड टू। देखिए जो आयरन लॉ ऑफ वेजेस है वो सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस से रिलेटेड है। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी गई थी डेविड रिकार्डो के द्वारा। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि लॉन्ग रन में जो वेजेस होते हैं वो कितने होते हैं? वो इतने ही होते हैं कि आपके सब्सिस्टेंस के लिए जितने जरूरी हैं, यानी कि आपको जीवन निर्वाह के लिए जितना पैसा चाहिए सिर्फ उतने ही लेवल पे वेजेस रहते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, वेजेस जैसे ही इंक्रीज होंगे लोगों की इनकम बढ़ेगी और इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और पॉपुलेशन इंक्रीज करने से लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी और लेबर सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो वेजेस दोबारा से कम हो जाएंगे। ये कहना था सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस का, जिसे हम आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में जो वेज होते हैं वो इतने ही होते हैं जितने सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी हैं, इसलिए हम इसे सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलएम कर्व विल बी। देखिए अगर आपने वीडियो नंबर 7 देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलएम कर्व है वो शिफ्ट करेगी या नहीं करेगी, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मनी सप्लाई पे और दूसरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी पे। यानी कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। इसी तरह ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कम होगी तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ये तो थी शिफ्टिंग का केस। अगर हम एलएम कर्व के स्लोप की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है? स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करता है। ओके, यानी कि वो डिमांड फॉर मनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। जितनी डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इलास्टिक होगी उतनी एलएम कर्व फ्लैट होगी, और जितनी डिमांड कर्व ऑफ मनी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होगी उतनी एलएम कर्व वर्टिकल होगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकल लाइन, क्योंकि डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक दी हुई है हमें, तो एलएम कर्व क्या हो जाएगी? वर्टिकल लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात बिल्कुल सही है, इंडिफरेंस कर्व जो है लेफ्ट टू राइटवर्ड जो है वो स्लोप करती है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सिस, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो हम कह सकते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फेक्शन दिखा रही हैं इस पॉइंट पे, जबकि ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो हाइयर है तो इसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन शो करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हम इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ठीक कौन कौन सी है यहाँ पे? ए, सी एंड डी, तो यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि याद रखिएगा यहाँ पे कि कई एक्सेप्शन भी है इंडिफरेंस कर्व की, जैसे कि अगर कोई गुड बैड गुड है तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होती। तो यहाँ पे ये कहना कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सिस, ये भी गलत प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे जो आंसर है वो ए, सी, डी है, क्योंकि नॉर्मली जो होता है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन को डिस्क्राइब करती है? देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व सेलिंग सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की बात नहीं है कि अगर हम पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रहे हैं तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन से वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखिए यहाँ पे मैंने वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पहला वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्री, यानी कि मेंबर कंट्री को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करना फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा काम होता है टू इंड्यूस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि बैलेंस डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड की और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना भी वर्ल्ड बैंक का काम है। टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्री,
मेंबर कंट्री को कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराना इन दो तरीकों से। कैसे? टू प्रोवाइड ए गारंटी ऑन प्राइवेट लोन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक तरफ प्राइवेट लोन या कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे गारंटर का काम करना। दूसरा है इफ कैपिटल इज नॉट अवेलेबल इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग ए गारंटी देन IBRD प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑन द कंसिडरेट कंडीशन। अगर गारंटी के बाद भी कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो IBRD लोन प्रोवाइड कराता है। टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज टू ब्रिंग अबाउट स्मूथ ट्रांसफर फ्रॉम वॉर टाइम टू ए पीसफुल इकोनॉमी। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं हमारे वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन हमें क्या कह रही है? टू असिस्ट इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। ये बात बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, ये पहला ही ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे बता रहा है, तो ये हमारे सही स्टेटमेंट है। टू प्रमोट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मीन्स ऑफ गारंटी, ये भी बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक गारंटी देने का भी काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक है। टू मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा इन 4 ऑब्जेक्टिव में। टू पार्टिसिपेट इन प्रोवाइडिंग लोन टू सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, टू पार्टिसिपेट प्रोवाइडिंग लोन्स टू सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। टू प्रोवाइड ए गारंटी ऑन प्राइवेट लोन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और अगर कैपिटल नहीं है तो ये लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 जो है इनकरेक्ट है यहाँ पर कि मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये वर्ल्ड बैंक का काम नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रोस फिस्कल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी। हमें पता है जब हम फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम ग्रोस फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नवंबर 2020 का NVS का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग, जय हिंद, धन्यवाद।